हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 ट्वेल्थ एचएससी फरवरी 2025 के लिए। सब्जेक्ट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर इज़ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन में हम लोग ने इस तरीके से देखा कि इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, वन लाइन के हो या ऑड मैन आउट हो, वो सब हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया। 20 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हो। एग्ज़ाम से पहले आप एक दो बार अगर उसको सुन लिया तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ सुन भी लेंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि फाइनल अकाउंट के अंदर 3 फॉर्मेट बनाए जाते हैं। पहला जो फॉर्मेट होता है वह आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है पीएनएल, तीसरा होता है बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट भी बनता है, लेकिन वो हम लोग सम्स के थ्रू देखेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग सिर्फ यहाँ देखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया कैसे जाता है और उसका शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, पर्टिकुलर अमाउंट करके लिख लेना है। उसके बाद आपको देखो ये 2 आइटम लिखने हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेजेस लिखना है। ठीक है, अंडरलाइन करके रखा है इधर, तो ओपनिंग स्टॉक परचेज, और फिर परचेज में से आपको लेस करना है रिटर्न। अब रिटर्न देखो 3 टाइप का आएगा, रिटर्न क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। तो ये तीनों में से कुछ भी आएगा तो परचेज रिटर्न ही है। क्यों क्रेडिट? देखो क्रेडिट परचेज किधर लिखा है, डेबिट में लिखा है कि नहीं, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। तो आप अगर परचेजेज लिखे डेबिट साइड में से तो उसमें माइनस करना है, तो उल्टा माइनस करने का ना, तो रिटर्न क्रेडिट माइनस करेंगे। फिर देखो रिटर्न आउटवर्ड, दूसरा नाम क्या है परचेज रिटर्न का, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये रिटर्न आउटवर्ड क्यों? तो परचेज किया, परचेज आप करोगे तो आपके पास गुड्स आएगा ना, आएगा मतलब आपके पास गुड्स आया, अब आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे, उसको रिटर्न कर दोगे। तो रिटर्न हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है, बाहर मतलब आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड होता है। फिर आता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दिया रहेगा तो वो तो है क्लियरली है परचेज का रिटर्न है, माइनस करो। तो ये 3 वर्ड आएंगे। सेम वे में जैसे ही आपने यहाँ पे परचेज लिखा, उसी के सामने क्रेडिट में आने का लिखने का सेल्स और रिटर्न माइनस करने का। जब यहाँ पे ये रिटर्न है क्रेडिट में तो यहाँ रिटर्न क्या होगा, डेबिट में। नहीं समझ में आता है? यहाँ पे ये क्रेडिट है, अगर आपने सेल्स को क्रेडिट में लिखा तो माइनस क्या होगा, उल्टा, तो रिटर्न डेबिट वाला माइनस करने का। फिर रिटर्न इनवर्ड माइनस करने का, अगर रिटर्न इनवर्ड, ये 3 वर्ड आते हैं। अब रिटर्न इनवर्ड कैसे? तो देखो सेल किया मतलब गुड्स आपका बाहर चला गया, आपकी कंपनी ने सेल किया तो बाहर गया गुड्स, बाहर वाले को पसंद नहीं आया तो बाहर वाला आपको गुड्स वापस भेज देगा ना, तो इनवर्ड हो रहा है ना, गुड्स आ रहा है तो इनवर्ड, इसलिए रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से रिटर्न इनवर्ड माइनस, सेल्स रिटर्न दिया है तो दिया है। तो देखो ओपनिंग, परचेज, सेल्स और लास्ट में 4 लाइन छोड़ के लिखने का क्लोजिंग, ये 4 आइटम लिखना है। देखो अंडरलाइन किया है, समझ में आया? ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग। तो डेबिट में ओपनिंग, परचेज, सेल्स और क्रेडिट में सेल्स, क्लोजिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है, देखो यहाँ पे ये जो क्रेडिट साइड में पहले कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आपको ये 3 गुड्स याद रखना है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, फैट, गुड्स लॉस्ट बाय फैट, फैट मतलब फायर, ए मतलब एक्सीडेंट, टी मतलब थेफ्ट। गुड्स अगर लॉस्ट हुआ फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट से तो यहाँ लिखो। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल किया है तो यहाँ लिखो। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर इधर लिखा है तो यहाँ लिखो। अब बोलेंगे सर आप तो रीडिंग कर रहे हो, समझ में क्या आ रहा है इसका? तो आप लोग को ये समझा नहीं समझा, बस आपने बताया कि ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो लॉजिक बताऊँगा, वैसे ही आपको याद समझ जाएगा, अच्छा ऐसे बनता है। अब देखो आपने कौन सा अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना। आप बाय सेल कब कर सकते हो, जब आप ट्रेडिंग कब कर सकते हो, बेचोगे ही ना, तो बेचने के लिए पहले क्या करना पड़ता है,
खरीदना पड़ता है? आप बताओ मुझे, अरे हाँ या ना बोलो। यस, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, तो पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे ना। पहले सेल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, पहले बाय करना पड़ेगा। तो बाय करो ना, तो बाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेजेस। देखो लिखा पहला परचेज। अब बोलेंगे ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका बिजनेस पुराना है तो पहले का कुछ माल पड़ा है तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। अदरवाइज पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो आपका सीधा अमाउंट परचेज में जाएगा। समझ में आई बात? तो परचेज करो पहला, फिर उसको सेल करो, ठीक है? तो ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में वापस बनाएंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ माल बचा हो, तो आपका फिर स्टार्ट होगा ओपनिंग से, क्योंकि आपके पास पहले से माल पड़ा है। फिर आपने कुछ परचेज किया, फिर उसको कर दो सेल। तो पूरा सेल नहीं होता है, पूरा सेल नहीं होता है, कुछ बच भी जाता है, तो बचे हुए को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब आई बात समझ में? ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो पहले बाय करो, तो बाय को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज। अगर आपके पास पहले से परचेज करने से पहले से कुछ माल पड़ा है तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग और परचेज आएगा, उसी के बाद आप सेल कर सकते हो, उसी के बाद आप सेल कर सकते हो। अब इसी के अंदर कुछ रिटर्न होगा, तो ये रिटर्न के 3 वर्ड मैंने अभी एक्सप्लेन किए, वो आपको याद रखना है। तो समझ में आया लॉजिक? यस और नो? तो हो सकता है आपके पास पहले से माल पड़ा, एग्जाम्पल के तौर पे 10 किलो, आपने और 200 किलो मंगा लिया, ठीक है? अब 200 किलो मंगा लिया तो 210 हो गया। समझो आपने सेल किया 200, 5 किलो, 5 किलो बच गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना आएगा? 5 किलो बच जाएगा, क्योंकि 10 इधर था, 200 इधर, 210 हुआ, 205 बेच दिया तो बचा 5। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये 4 आइटम तो आपको लिखना है ऐसे ही। अब ये देखो, ये 3 आइटम का लॉजिक देखो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। तीनों में देखो एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? तीनों चीज में, तीनों केस में गुड्स से ना निकल जा रहा है, गुड्स गोडाउन से चला जा रहा है। कैसे? आपने परचेज किया तो आप परचेज करके गुड्स को कहाँ रखोगे? बताओ मुझे। अपने सर पे रखोगे? नहीं, गोडाउन में रखोगे। अब गोडाउन में हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है वहां से चोरी हो जाए, हो सकता है वहां से एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे गुड्स लॉस्ट होगा कि नहीं होगा? तो गुड्स आया है तो परचेज में लिखा, गोडाउन में चला गया, और वहां से अगर वो बिका है, बिका है, सेल हुआ है, तो आपने सेल लिखा ना, सेल में भी गुड्स चला जा रहा है, चला जा रहा है, क्योंकि सेल से पैसा आने वाला है तो चला जा रहा है, तो आपने कहाँ लिखा? तो गुड्स जब बिका है तो आपने उसको क्रेडिट में लिखा। अब ये तीनों चीज में भी गुड्स देखो जा रहा है, सेल में भी तो गुड्स जा रहा है। आपने जो परचेज किया, परचेज करके गोडाउन में रखा, गोडाउन से आप बेच रहे हो माल, तो गोडाउन से माल जाएगा कि नहीं जाएगा? सेल करेंगे तो वहां से टेम्पो भर के जाएगा, तो आप उसको सेल लिख दे। अब इन तीनों सिचुएशन में भी गुड्स जा रहा है, देखो तीनों सिचुएशन में जा रहा है। लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, तो इसमें भी सेल तो नहीं हो रहा लेकिन गुड्स तो जा रहा है ना। फायर हो गया, जल गया तो खराब हो गया, फेंकना पड़ेगा। थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया तो लेके भाग गया कोई। एक्सीडेंट हो गया तो खराब हो गया, वो भी चला जाएगा बाहर। तो जब सेल्स में बाहर गया तो इन तीनों सिचुएशन में भी जब बाहर जाएगा तो यहीं लिखना पड़ेगा सेल्स के नीचे। आ रही बात समझ में? और उसी के नीचे जो बचा हुआ माल रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में लिख देने का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो इस तरीके से याद रखना है इसको। अब इसमें बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है ये सब पार्ट, तो यहाँ पे जब आप परचेज करते हो ना तो कुछ खर्चे होते हैं, वो खर्चे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जो परचेज कर रहे हैं ना, जब परचेज आपने इधर लिखा, जब आपने परचेज इधर लिखा तो उसके खर्चे भी तो इधर लिखोगे ना। जैसे परचेज किया, आप हो मुंबई में, आपने परचेज किया मुंबई में, आप हो चर्च गेट में, आपने परचेज किया बोरीवली से, तो बोरीवली से चर्च गेट क्या हवा में जाएगा? तो उसका लाने ले जाने का खर्चा ना, तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट लगता है, डॉक चार्जेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती, इंपोर्ट ड्यूटी। ये इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कब लगेगी? कब लगेगी? जब गुड्स मुंबई बोरीवली से नहीं आएगा, जब गुड्स इंडिया के बाहर से आएगा। तो इंडिया के बाहर से परचेज किया तो ये भी खर्चा है। तो ये जो है ना, देखो मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन लिखा, आपको ऐसा बाइफिकेशन नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ लिखा है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जो परचेज किया उसको परचेज करने के खर्चे। तो अगर आपने इंटरनली मंगाया, बोरीवली का चर्च गेट से मंगाया, चर्च गेट का आपने धाणू से मंगाया, तो आपको ये उसका कैरेज देना पड़ेगा, फ्रेट देना पड़ेगा।
डॉक चार्जेस देना पड़ेगा अगर आपने समुद्र के रास्ते से मंगाया हो, ठीक है, तो डॉक चार्जेस दो। इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे ही आ जाता है माल डॉक पे आ जाता है, हार्बर पे आ जाता है, एयरपोर्ट पे आ जाता है, तो वहाँ से आपको माल क्लियर करना पड़ता है। हो सकता है अमेरिका से माल आ रहा हो, चाइना से माल आ रहा हो, तो परचेज कर रहे हो ना आप, तो इन सब के खर्चे माइनस करने का। तो कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, डॉक चार्जेस हो गया, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये वाला जब आप लोकली परचेज करते हो, ये वाला लोकल से थोड़ा हट के, जैसे मुंबई है तो गुजरात से मंगा लिया तो फ्रेट लगेगा, डॉक चार्जेस लगेगा। इंडिया के बाहर से मंगा लिया तो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ठीक है। अब वो सब गुड्स आ गया, परचेस कर लिया, तो आप उसको बेच सकते हो। लेकिन कभी कभी होता है आप जो परचेस कर रहे हो वो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। अब कच्चे माल को प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके ऊपर रॉयल्टी पे करना पड़ता है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करता है, आप उसका देखा देख मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसको रॉयल्टी देना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे मैकडोनल्ड यूएस का है, यूएस में मैकडोनल्ड बनता है, लेकिन सेम टेस्ट का मुंबई में भी मिलता है, तो उसको मैकडोनल्ड को रॉयल्टी पे करना पड़ता है। फिर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है, उसको पैक करने का खर्चा। तो ये सब परचेज़ के खर्चे यहाँ पे लिखने का। और दूसरा जो खर्चा आता है वो आता है फैक्ट्री में। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, परचेज़ कर रहे हो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस कहाँ होगा, घर पे थोड़ी करोगे, फैक्ट्री में करोगे, तो फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री में वेजेस देना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आता है, वेजेस एंड सैलरी, ये 3 वर्ड याद रखने का। वेजेस प्रोडक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो पीएनएल में जाएगा। फिर फैक्ट्री में क्या, कोल लगता है, गैस लगता है, पावर लगता है, ऑयल लगता है, वाटर लगता है, ग्रीस लगता है, ये सब खर्चा। फिर फैक्ट्री की लाइटिंग होती है, हीटिंग होती है। फैक्ट्री अगर भाड़े पे तो उसका रेंट एंड टैक्सेस देना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है। फिर वहाँ पे एक मैनेजर को रखना पड़ता है कि भाई देख प्रोडक्शन चालू है कि नहीं चालू है प्रॉपरली, तो मैनेजर का सैलरी, इसको बोलते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी। क्या बोलते हैं, वर्क्स मैनेजर सैलरी। हो गया, आपका ट्रेडिंग बन गया। बस इतना आपने 10-15 मिनट भी सुन लिया ना, तो ये ट्रेडिंग में आपको कभी भी गड़बड़ नहीं आएगी। तो बस इसके बाद क्लोज करो। यहाँ पे बैलेंस आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे बैलेंस आया तो ग्रॉस लॉस। सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया बाय गलती से, ये ग्रॉस लॉस होएगा। समझ में आया? तो कैसे याद रखने का ट्रेडिंग अकाउंट पूरे पेज का बनाने का। और आपको 4 आइटम पहले ही लिख लेना है। पहला ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे लिख लेना परचेज, और उसके अंदर रिटर्न, उसी के सामने सेल्स रिटर्न। 4-5 लाइन छोड़ना है, लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये जो पेज पूरा बचेगा, इसके अंदर आपको ऐसा बाइफिकेशन नहीं दिखाना कि ये फैक्ट्री एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट। आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं, जो भी चीज़ परचेज किया उसका खर्चा है। तो परचेज अगर लोकली किया तो कैरेज इनवर्ड मतलब लाना ले जाने का भाड़ा। फ्रेट, डॉक चार्जेस, ये सब अगर आप थोड़े दूर से मंगा रहे हो, थोड़ा एक म्यूनसिपैलिटी क्रॉस हो रहा है, तो फ्रेट और डॉक चार्जेस देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी इंडिया के बाहर से परचेज कर रहे हो तो देना पड़ेगा। रॉयल्टी किसी और का आपने प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको रॉयल्टी देना पड़ता है। पैकिंग चार्जेस देना पड़ता है। फिर ये सब चीज़ें अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो उसका प्रोसेस कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री में लोग काम करते हो तो उसको वेजेस देना पड़ता है। वहाँ पे कोल यूज़ होता है, कोक यूज़ होता है, गैस यूज़ होता है, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब यूज़ होता है। फिर फैक्ट्री की लाइटिंग, रेंट और इंश्योरेंस, और वहाँ के मैनेजर की सैलरी। इतना याद कर रहे हैं, 101% बोलता हूँ आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम करेंगे पीएनएल, इसी तरीके से हम करेंगे बैलेंस शीट। एक बार ये कर लिया, फाइनल अकाउंट 12 में से 13 मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर 12 में से 13 कैसे मिलेगा? 12 मार्क आपके फाइनल अकाउंट के, 1 मार्क अगर ऑब्जेक्टिव कोई आया तो उसमें से आपका क्लियर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये आप सेकेंड लेक्चर भी रेफर कर लीजिए, फर्स्ट लेक्चर भी रेफर कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ जो थोड़े टाइम में वो भी अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप रेफर कर सकते हो और अपना पूरा फॉर्मेट फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप को क्लियर कर सकते हो। तो जस्ट इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बताओ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।